दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों वी डी सावरकर, ऑप्शन ए। दोस्तों 1904 में वी डी सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, इनके द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था। और वी डी सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा 1899 में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत बन गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों 1904 में अभिनव भारत का गठन बी डी सावरकर ने किया था और 1899 में एक गोपनीय संगठन मित्र मेला था, वही बाद में अभिनव भारत बना था। अगला प्रश्न है, देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, किस सन में? तो उत्तर है दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास वर्ष 1908 में किया गया था। और 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो उत्तर है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिव वर्मा। दोस्तों शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के सदस्य नहीं थे। बाद में यानी HRA के बाद एक और संगठन बना था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे जुड़े थे। जबकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल ये HRA के सदस्य रहे थे। और शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आप जानते हैं ये गज़ल की पंक्तियां बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। देखिए, ये गज़ल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था और वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। ये गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। तो सही उत्तर है, ये जो पंक्तियां हैं इनको बिस्मिल ने लिखा था, प्रसिद्ध उर्दू के शायर बिस्मिल अजीमाबादी। और यही दोस्तों ये गज़ल को गाते हुए राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। तो सही उत्तर है दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी इनको, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि क्योंकि ब्रिटेन जो है भारत को एक बड़ा, ऑप्शन देखिए, नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, या निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, या फिर खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो सही उत्तर है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार उन पर प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था और वो यहाँ पर अपना माल खपाना चाहता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल या वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे। दोस्तों, उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं और प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ऑप्शन देखिए, राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायकोम सत्याग्रह। दोस्तों, वायकोम में मंदिर में प्रवेश संबंधी सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसमें घटनाएं जो दी गई हैं उसमें खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण आंदोलन। आपको बताना है कि कौन सी घटना इसमें पहले हुई थी। तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण 1917 में। तो सबसे पहले इसमें चंपारण की घटना हुई थी दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और अन्य सभी घटनाएं इसके बाद की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बंग भंग का उद्देश्य क्या था? बंग भंग या बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमानों में तनाव उत्पन्न करना। दोस्तों, बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। अंग्रेजों ने इसी जुझारू चेतना पर आघात करने के उद्देश्य से बंगाल के बंटवारे का निर्णय लिया था। और आप जानते हैं कि तत्कालीन गृह सचिव रिजले ने कहा था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित होने से ये कमज़ोर हो जाएगी और हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है जिससे हमारे दुश्मन बट जाएं और कमज़ोर पड़ जाएं। ये दोस्तों तत्कालीन गृह सचिव रिजले का कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्यों? तो दोस्तों, इसलिए ये लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन 1916 विशिष्ट है क्योंकि इसी सम्मेलन में कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच जो मतभेद थे उनको सुलझाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है वो कांग्रेस के दोनों समूह जैसे गरम दल और नरम दल यानी अतिवादी और उदारवादियों के मध्य इसमें मतभेदों को सुलझाया गया और साथ ही मुस्लिम लीग के साथ भी कांग्रेस का समझौता हुआ जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को मान लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था? ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड लिनलिथगो, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड वेवेल ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल ने। दोस्तों, ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा था? तो सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी, ये किस नेता ने कहा था? तो उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1988 में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा गंभीर लाठी प्रहार से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और घायल होने के बाद ये वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया था और उसी के बाद बीमारी से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो आप जानते हैं राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का, भारतीय जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण का और भारतीय पुनर्जागरण का नवतारा भी कहा जाता है। तो ये आधुनिक भारत के पिता और नव प्रभात का तारा भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सही उत्तर है सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793 था। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर और व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है व्यायाम मंडल की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी और तिलक के दो शिष्यों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर द्वारा 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना की गई और इस संगठन का उद्देश्य नौजवानों को संगठित करके विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने ढमपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो सही उत्तर है दोस्तों गणेश घोष। चिटगांव विद्रोह छापे की घटना अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से दोस्तों मास्टर दा भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में हुई थी और जिनमें चटगांव दोस्तों चटगांव की घटना जो है दोस्तों, चटगांव विद्रोह या ये अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में हुई थी। इसमें चिटगांव जो वर्तमान बांग्लादेश में है, पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ बल, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे और पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार 18 अप्रैल 1930 को दोस्तों गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया था। दूसरी ओर लोकीनाथ बल के नेतृत्व में 10 युवा क्रांतिकारियों ने सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो सही उत्तर है चटगांव शस्त्रागार जो है ये दोस्तों सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष ने शस्त्रागार छापे पर जो है कब्जा किया था। अगला प्रश्न है 1917 का कौन सा सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में एक बड़ा विद्रोह था? तो सही उत्तर है 1917 का ये चंपारण सत्याग्रह था। दोस्तों चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और इस सत्याग्रह से महात्मा गांधी सहित ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, संत राउत, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई आदि जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर है वर्ष 1940। दोस्तों 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे और मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र जो 1940 में हुआ था, इसमें दोस्तों इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में
किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो उत्तर है दोस्तों शिमला संधि पत्र। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में दोस्तों ये शिमला जो है शिमला कन्वेंशन या शिमला संधि में प्रस्तावित किया था, इसलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यद्यपि चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। देखिए, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। दोस्तों, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सन 1875 में सैयद अहमद खान ने की थी। ये मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और सर सैयद अहमद खान द्वारा तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का संपादन भी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा, इसी को नई तालीम भी कहा जाता है, इसका विचार महात्मा गांधी ने वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था, जिससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे और गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष की विद्या अध्ययन करवाया जाता था और इस योजना का मूलभूत उद्देश्य हस्त उत्पादक कार्य में शामिल करना था, यानी शिक्षा के साथ रोजगार यानी स्वरोजगार बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो ये था दोस्तों चार्ल्स आयोग। देखिए, सर्वप्रथम चार्ल्स वुड कमीशन या चार्ल्स वुड आयोग 1854, इसने माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। इस आयोग ने ये सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उन पर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था? तो सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून उल्लंघन के साथ शुरू हुआ था और गांधी जी ने इसके लिए दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को किया था। तो सही उत्तर है नमक कानून को सविनय अवज्ञा आंदोलन कानून भी कहा जाता है। एक कथन है दोस्तों, सत्य परम सत्य है और वह ईश्वर है। ये कथन किसका है? तो इसको आसानी से ऐसे भी कहा जा सकता है कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ये कथन किसका है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी का है। दोस्तों, सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था और गांधी जी अहिंसा को साधन और सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता और उनका कहना था कि सत्य के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य ईश्वर नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी को माना जाता है। तो सही उत्तर है गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका मानना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है और उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि राज्य नहीं होगा और वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो और किसी बाहरी शक्ति के द्वारा या दबाव के द्वारा सुधार लाने के पक्षधर नहीं थे। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है अरविंद घोष। दोस्तों, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया था और अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। अगला प्रश्न है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो ये कथन प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का है। आइंस्टीन ने गांधी की हत्या के बाद अफसोस व्यक्त करते हुए कहा था कि आने वाली पीढ़ी कभी ये विश्वास नहीं करेगी ऐसे शरीर और आत्मा वाला आदमी कभी इस धरती पर चला था।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा था? तो दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में दक्षिण अफ्रीका में सीखा था और दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के तौर पर सीखा था। आगे चलकर इसका प्रयोग उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किया था। अगला प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ जो है अहमदाबाद से शुरू हुआ था और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और मुट्ठी भर नमक से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया। ये इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है और इस प्रकार आंदोलन तो तात्कालिक मुद्दे नमक एकाधिकार को लेकर शुरू किया गया था, लेकिन इसका दीर्घकालिक लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सही उत्तर है किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो यही ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू किया गया था, लेकिन इसका जो दीर्घकालिक लक्ष्य था ये पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति थी। लेकिन ये पूछा है किस मुद्दे पर शुरू किया गया है, तो नमक कानूनों को लेकर। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, लेकिन सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर है 1915 में, 1915 में। दोस्तों, ये देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया। उसके बाद आज़ाद ने नवंबर 1915 में अल बलाग नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है और दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप जानते हैं। M.A. जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू ये लिबरल पार्टी और V.D. सावरकर हिंदू महासभा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 4 और 3। तो देखिए, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी और V.D. सावरकर हिंदू महासभा से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। दोस्तों, 1947 में JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? ऑप्शन देखिए, चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था और इस संदर्भ में एंचिसन की टिप्पणी थी कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए और इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत या गान जो है जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत भाग्य विधाता। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, 1927 में ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी या मोतीलाल नेहरू। तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? शिक्षा, समाज सुधार, धर्म को ऊंचा उठाना या अंग्रेजी का परिचय? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, समाज सुधार। दोस्तों, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। वो आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विराट रूप के एक शिखर के समान थे। वे मानववाद के दूत और आधुनिक भारत के पिता थे और उन्होंने समाज सुधार के संबंध में जैसे शिक्षा को, धर्म को ऊंचा उठाना, शिक्षा पर अंग्रेजी शिक्षा, अनेक भाषाओं का जो अध्ययन किया, इसके अलावा सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया। तो कुल मिलाकर सामाजिक सुधार में किए गए उनके प्रयास अतुलनीय हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत है। ये घोषणा किसने की थी? तो ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद की घोषणा थी। ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया था और विवेकानंद के द्वारा ही ये कहा गया था कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की कृति है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति क्या है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है इंडिया डिवाइडेड। और मौलाना आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम। तो इस आधार पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2। तो इसमें जो पुस्तकें हैं बहुत ही प्रचलित पुस्तकें हैं, आप इनका नाम जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा दिसंबर 1920 में कहाँ की थी? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ या मद्रास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता। दोस्तों, सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पेश किया गया। दिसंबर 1920 में हुए नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन की पुष्टि की गई थी। तो सही उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में की थी। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सुभाष चंद्र बोस उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे और कांग्रेस के उग्र समर्थक थे इन्होंने। तो ए का आपका पहला हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने क्या है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इन्हीं की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। अब्दुल गफ्फार खां ने पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और दोस्तों, सरदार पटेल ने बारदोली के सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। तो आपका सही सुमेलन इस प्रकार से हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, खान अब्दुल गफ्फार खां रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार और सरदार पटेल द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों, साइमन कमीशन, देखिए पहले असहयोग आंदोलन आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ये हो गया। पूना पैक्ट आप जानते हैं 1932 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो सही उत्तर हो जाएगा क्रम के अनुसार। सबसे पहले आपका आ जाएगा असहयोग आंदोलन। देखिए, सबसे पहले 2 आ जाएगा असहयोग आंदोलन। उसके बाद आपका आएगा दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन 1 हो जाएगा। फिर आएगा गांधी इरविन समझौता 4, फिर आएगा पूना पैक्ट 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, और इस जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का। देखिए, अभ्युदय समाचार पत्र से कौन संबंधित थे? ऑप्शन है संपूर्णानंद, जवाहरलाल नेहरू, सुचेता कृपलानी या मदन मोहन मालवीय। तो सही उत्तर है दोस्तों मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, मदन मोहन मालवीय के समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय संपादित करते थे अभ्युदय, और 1907 से उन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन और द लीडर दैनिक भी निकाला था। संपूर्णानंद मर्यादा नामक पत्र निकालते थे, और महात्मा गांधी नवजीवन के संपादक थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे। इसमें उन महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। प्रश्न है कि 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र इंडिया था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सबसे पहले इंडिया नामक एक जर्नल का प्रकाशन 1890 में कराया गया, जिसे 1898 में साप्ताहिक बना दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दोस्तों, स्वशासन आंदोलन, जिसको होम रूल आंदोलन कहा जाता है, ये प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 18 ईस्वी की अवधि में चलाया गया था। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की थी, जिसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तो सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपको, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये बहुत सीधा सा आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है जे.बी. कृपलानी। दोस्तों, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आचार्य जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनको 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, और स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई भारत को, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन देखिए, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, या 14 अगस्त 1986 को इलाहाबाद में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। आप जानते हैं जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, और इसे प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष विशन नारायण दत्त थे। तो सही उत्तर है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण दत्त थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो सही उत्तर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था, और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अन्य दो सदस्यों में स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। दोस्तों, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की थी, जिसमें जो प्रमुख प्रस्ताव थे उसमें भारत की एकता, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी जाए, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी, और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। तो सही उत्तर है दोस्तों कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था? तो सही उत्तर है सैयद अहमद खां। दोस्तों 1893 में सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की और बनारस के राजा के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन और उनके संस्थापक हैं। देखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेद समाज दोस्तों केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू के द्वारा। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए का पहला, बी का 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है आपको बताना है। देखिए, सही मिलान जो है वो है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये आपका बिल्कुल सही मिलान किया गया है। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां। देखिए, सैयद अहमद खां ने दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1969 में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जेएनयू की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये था लाहौर सत्र। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। और फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। तो सही उत्तर है लाहौर सत्र में दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर है दांडी यात्रा के साथ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये शुरू हुआ था। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। और उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ या सहायकों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में उन्होंने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। और नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैला। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन है देखिए, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या उपर्युक्त में से सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। और दोस्तों इस आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही थी। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे और गांधी जी के द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? तो सही उत्तर है बेब मिलर। दोस्तों बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसने गांधी जी ने
दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धर्सना की पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मार काट और विद्रोह देखे, लेकिन धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। धर्सना का जो रिपोर्टिंग है वो बेब मिलर ने ही किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वो कौन सा स्टेट रहा? बंगाल, बिहार, मद्रास और उड़ीसा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल। दोस्तों, जुलाई 1947 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। इन प्रांतों में मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत थे। और बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाए थे, लेकिन उसमें बंगाल शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो देख लीजिए दोस्तों। 1935 के अधिनियम के बाद 1937 में जो चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? तो ये था दोस्तों 28 माह। दोस्तों, ये 1937 में चुनावों से जो कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ था उनका कार्यकाल 28 माह था। और दोस्तों देखिए, 22 अक्टूबर कब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939, ये देखिए ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 अक्टूबर 1939 की तिथि, और 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर के दिन को जो है 22 दिसंबर 1939 के दिन को मुक्ति दिवस या डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया था? तो ये था दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो था ये कब हुआ था आपको पता है दोस्तों? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में आयोजित हुआ था और इसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इस अधिवेशन में वो गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इसके पहले दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में था, जबकि हरिपुरा 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, या फिर उपर्युक्त सभी ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन इन सभी पार्टियों यानी उपर्युक्त सभी ने, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी और पंजाब एंड मुस्लिम लीग, इन सभी ने नहीं किया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। देखिए यहाँ ऑप्शन सी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। तो याद रखिए, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था और जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सरोजिनी नायडू ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था।
अगला प्रश्न है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, यानी क्विट इंडिया का नारा जो है ये किसने दिया था। तो सही उत्तर है यूसुफ मेहर अली। दोस्तों भारत छोड़ो या क्विट इंडिया या करो या मरो डू और डाई का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगला प्रश्न है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1941 से 45 के मध्य, देखिए 1941 से 1945, यहाँ पर देखिए ये जो है 6 वर्षों तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है उषा मेहता ने। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारण किया जाता था जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। ऑप्शन है मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस या शाहनवाज खां। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहन सिंह। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम कमांडर यानी सेनापति बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब। तो सही उत्तर है 21 अक्टूबर 1943 को। दोस्तों 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। तो सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस ने किया था और लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थीं। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड थे। अगला प्रश्न है देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है साइमन कमीशन। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये प्रावधान किया गया था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के बाद पुनरावलोकन या रिव्यू किया जाए। वर्ष 1927 से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग और रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, और वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और पंचशील के प्रणेता और गुट निरपेक्षता सिद्धांत के प्रवर्तकों में शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है। तो उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं दोस्तों इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में शामिल किया गया है और दोस्तों आलोचकों ने केवल इसे पवित्र लोकोक्तियां कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने ये कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है।
ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित किया गया है। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं, इसमें कोई चोरी नहीं और संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो सही उत्तर है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको कांग्रेस का संस्थापक भी कहा जाता है और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और पहले महासचिव A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था और सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 1921 से 1926 तक था और इसी के समय चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत का वायसराय था, जिसके समय 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। तो दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। और एक प्रश्न और बनता है कि साइमन कमीशन भारत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया? तो वो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के विषय में क्या सही नहीं है? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, सही है। गांधी जी भगवत गीता को पिता मानते थे, ये सही नहीं है। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे, सही है। और गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग रोलट एक्ट के दौरान किया था। तो सही उत्तर बी जो है, गांधी जी भगवत गीता को पिता मानते थे, ये सही नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी भगवत गीता को माता मानते थे। इन्होंने सर्वोदय की अवधारणा दी, न्यासिता का सिद्धांत दिया, कुटीर उद्योगों का समर्थन किया और ये टॉल्स्टॉय के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी के उपर्युक्त कथन किस आंदोलन के दौरान कहे गए थे? तो सही उत्तर है दोस्तों दांडी मार्च। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी द्वारा कहा गया था कि मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इन सभी का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? आपको बताना है। तो यहाँ पर ऊधम सिंह द्वारा लंदन में माइकल ओडायर की हत्या 1940 में की गई थी, ये कथन आपका सही है। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1918 में किया, सही नहीं है। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा अधिवेशन आंदोलन खड़ा कर दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही नहीं है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1930, ये भी सही नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है दोस्तों, ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की थी। दोस्तों, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1918 में नहीं बल्कि 1915 में की थी। इसके अलावा मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी का कथन है। इसके अलावा दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 को सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया था, वो तिथि थी 8 अप्रैल 1929।
अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में तिलक के वकील कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग का गठन किया था और इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए तिलक पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे में तिलक की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने वकीलों की टीम का नेतृत्व किया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त ने सैंडर्स की हत्या कब की थी? तो सही उत्तर है 1928। दोस्तों, ये तिथि थी 30 अक्टूबर 1928। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्हें बर्बरता से पीटा गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924, ये सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1927, ये सही नहीं है। इसके अलावा भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 सही है और अभिनव भारत की स्थापना 1904, ये भी आपका सही है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी जो कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1927, ये सही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिक HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1927 में नहीं बल्कि 1928 में की गई थी और इसके संस्थापकों में चंद्रशेखर आज़ाद, शिव कुमार वर्मा, जयदेव कपूर, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह और दुर्गा भाभी शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1916-17 में जस्टिस आंदोलन कहाँ चलाया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मद्रास में। दोस्तों, NC मुदलियार, P त्यागराज और TM नायर द्वारा मद्रास में जस्टिस आंदोलन 1916-17 में चलाया गया था और केरल में 1924 में वायकोम आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, VP बाडिया या फिर MN जोशी। तो सही उत्तर है VP बाडिया। दोस्तों, मद्रास मजदूर संघ के नाम से 1918 में VP बाडिया ने भारत के प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और MN जोशी के प्रयास से 1925 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा का गठन किया गया। इसमें गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देव नारायण पांडे और केदारनाथ तथा जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। तो सही उत्तर है अवध किसान सभा का गठन 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में किया गया था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सबसे पहले ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। दोस्तों, जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति या जो है चीफ कमांडर घोषित किया गया और इन्होंने यहीं पर ये नारा सैनिकों को संबोधित करते हुए दिया था। अगला प्रश्न है, जापान से प्राप्त द्वीप जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा था, वो कौन सा द्वीप था। तो सही उत्तर है अंडमान। दोस्तों, 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए, जिसका नाम यानी अंडमान का नाम इन्होंने शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी। तो आप जानते हैं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर,
सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, जो एक अस्थायी सरकार थी। जापान, जर्मनी और इटली ने इसे मान्यता प्रदान की थी। इस अस्थायी सरकार में सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री, युद्ध और विदेश मामलों के मंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो उत्तर है दिल्ली में। दोस्तों 1945 में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर दिल्ली के लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की तरफ से भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू तथा आसफ अली ने बचाव की तरफ से वकालत किया था। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो पार्ट है, पार्ट 2, इसमें देखिए प्रश्न है कि 1945 में दिल्ली में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक पर मुकदमा नहीं चलाया गया था? ऑप्शन है मोहन सिंह, गुरबख्श, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहन सिंह। दोस्तों 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान पर मुकदमा चलाया गया था, जबकि मोहन सिंह इसमें शामिल नहीं थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, एलटी ग्रेड और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।